अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस टू अर्निंग रेशियोज और लेसन 23 है। इससे पहले डिफरेंट लेसन्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम प्राइस टू अर्निंग रेशियोज थोड़ा तफसील से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा लंबा लेक्चर होने जा रहा है। अगर आपने कॉपी पेन नहीं पकड़ा तो आप काइंडली कॉपी पेन पकड़ ले और मेन पॉइंट्स जो है वो लिखते जाए। वैसे ग्रुप्स में हम ये शेयर करेंगे पीडीएफ लेक्चर्स और इनकी उर्दू एक्सप्लेनेशन इसलिए करते हैं हम ताकि जो लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते उनके लिए आसानी हो और वो बहुत सी चीज़ों को समझ सकें और हर पॉइंट को जो है वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। बात ये हमारा मेन मकसद है कि हमने स्टॉक एक्सचेंज की जो तालीम है उसको सिंप्लीफाई करके यानी सादा करके आप लोगों को बताना है ताकि आप लोग जो है उसको समझ सकें और समझ कर आगे जो है आप स्टेप ले सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो और इसमें जो मेन हमारे पास कंटेंट है व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है क्या, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है इसका फार्मूला एंड कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसके साथ साथ इसके हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या चीज़, अंडरस्टैंडिंग द पीई रेशियो। फिर हमारे पास फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है और ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। ये दो तरह की फॉरवर्ड और ट्रेलिंग, तो इन दोनों को हम देखें क्या फ़र्क है। इसके साथ साथ वैल्यूएशन फ्रॉम पीई किस तरह से हम लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ पीई रेशियो, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, पीई प्राइस टू अर्निंग वीज अर्निंग यील्ड, ये दोनों का क्या फ़र्क है, आज की इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पैग रेशियो, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा एब्सोल्यूट वीज रिलेटिव पीई रेशियो ये क्या होती है और इसके लिमिटेशंस ऑफ पीई रेशियोज और आगे अदर पीई कंसिडरेशन है, क्वेश्चंस है। ओवरऑल बहुत मुश्किल लगता है आपको ये सारी बातें, लेकिन इन सारी बातों की आपको समझ नहीं भी आएगी तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये सारी बातें किताबी बातें होती हैं, लेकिन वजह क्या है कि आपको अगर इसकी समझ नहीं भी आती तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं और आपको जो भी एनालाइज करना सिखाएंगे बेहतरीन तरीके से, वो बहुत सिंप्लीफाई करके आपको सिखा देंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो कल को लंदन स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं या थोड़ा सा डिटेल्ड में स्टॉक एक्सचेंज को स्टडी करना चाहते हैं। लेकिन सिंप्लीफाइड जो बात है, जैसे एक होता है मैकेनिक, वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के मैकेनिक बनता है, और दूसरा होता है जिसको उस्ताद मैकेनिक बनाता है, और जिसको उस्ताद मैकेनिक बनाता है सम टाइम वो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए मैकेनिक से अच्छा मैकेनिक बन जाता है। तो हमारा काम वही है कि आप अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो इंशाल्लाह ताला हम आपको इतना सिंप्लीफाई करके बता देंगे कि आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। एनीवे शुरू करते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है? सबसे पहली बात तो प्राइस, यहाँ पर प्राइस से मुराद है मार्केट प्राइस। जब आप शेयर खरीदते हैं तो जिस कीमत पे खरीदते हैं उस कीमत को आप कंसिडर करते हैं, और अर्निंग जो होती है, आप सपोज करें जो ये अर्निंग गिवन होती है जब आपकी वो बैलेंस शीट होती है, हर कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है, इसके अंदर जो है ये अर्निंग आपको बताई जाती है कि क्या इस साल की अर्निंग क्या रही है शेयर के हिसाब से। तो ये फिर आप प्राइस को अर्निंग के साथ डिवाइड करते हैं। जब समझ लें कि प्राइस 100 रुपये फर्ज कर लें मार्केट प्राइस और अर्निंग 5 रुपये, तो जब 100 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आपके पास आएगा। इसी तरह से फर्ज करें कि प्राइस 100 है लेकिन अर्निंग जो है फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 25, तो जब प्राइस को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 4 जवाब आएगा।
तो इस तरह से हमें अंदाजा हो जाता है एक ही सेक्टर की जो पीई होती है हम निकालते हैं। मसलन ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो हम जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कंपनीज हैं उनकी उनके शेयर की कीमत और उनकी अर्निंग की पीई निकाल कर उनको आपस में कंपेयर करते हैं, यानी उनका मुवाजना करते हैं। एक सेक्टर की पीई को दूसरे सेक्टर की पीई से कंपेयर करना नाइंसाफी होती है। मसलन फर्टिलाइजर को सिर्फ फर्टिलाइजर के साथ ही आप कर सकते हैं, टेक्सटाइल को टेक्सटाइल के साथ कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल को ऑटोमोबाइल के साथ कर सकते हैं, ऑयल को ऑयल के साथ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ कर सकते हैं। तो सेम सेक्टर के साथ कंपैरिजन करना है, पहली बात तो आपने ये ज़हन में रखनी है। दूसरी बात है पीई रेशियोज आर यूज, ये आपको पता है कि इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं और कंपनी वालों को भी पता है, इसलिए ये इसको मैनिपुलेट करते हैं, यानी अर्निंग जानबूझ के ज्यादा शो करवाते हैं। हालांकि इतनी होती नहीं, या बाद में जो है वो शेयर जो होते हैं मार्केट में पहले ज्यादा होते हैं तो बाद में कुछ शेयर खरीद लेते हैं, वापस बाय बैक कर लेती है कंपनी। तो उससे क्या होता है कि मसलन पहले फर्ज करें कि 1 लाख शेयर था मार्केट के अंदर, तो अर्निंग जो है वो ज्यादा दिखाने के लिए मार्केट में से कोई 20 या 30 हजार शेयर बाय बैक कर लेती है कंपनी अपनी थर्ड पार्टी के जरिए या किसी भी तरह से। तो उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर मार्केट में कम हो जाते हैं तो अर्निंग ज्यादा शो हो जाती है। तो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस यानी बुरी प्रैक्टिसेस, बुरे काम कंपनियां करती हैं। लेकिन बात ये है कि जो इन्वेस्टर होता है उसको पता होता है कि कंपनी कहाँ कहाँ पे डंडी मार सकती है, लिहाजा वो उन सारे रास्तों से वाकिफ होता है और उस हिसाब से जो है वो अपनी तैयारी करके बैठा हुआ होता है और उसे पता है कि मैंने किस कंपनी के शेयर कब खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं और उसके बाद मैंने कैसे इससे फायदा उठाना है। तो यही ट्रेनिंग हमने हासिल करनी है। कंपनियां कोशिश करेंगी हमें समझ लें कि दाव पेच लगाकर हमें जो है नुकसान पहुंचाने की, या ब्रोकर कोशिश करेगा, या जो है वो बिग प्लेयर कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम मौका नहीं देंगे किसी को भी और हम बेहतरीन अंदाज से एक अच्छे इन्वेस्टर बनकर इंशाल्लाह अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। कंपनीज दैट हैव नो अर्निंग, ये पॉइंट बहुत अहम है कि ऐसी कंपनीज जिसकी अर्निंग नहीं होती या फिर जो है नेगेटिव अर्निंग होती है उनकी हम पीई निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो लिहाजा ऐसी कंपनीज की पीई कंसीडर नहीं की जाती। दो तरह की पीई है, फॉरवर्ड पीई और ट्रेलिंग पीई। फॉरवर्ड पीई का आपको पता है जो फ्यूचर से मुताल्लिक हो, यानी इस आने वाले साल में क्या पीई होगी। ट्रेलिंग आप कह सकते हैं कि पिछले साल की पीई क्या थी। ठीक हो गया। अब आपको पता है सिंपलेस्ट से आप किस तरह से निकाल सकते हैं कि स्टॉक प्राइस, करंट स्टॉक प्राइस जो है उसको हम डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से, तो हमारे पास पीई निकल आती। ठीक हो गया। इसी तरह ईपीएस कम्स इन टू मेन वैरायटीज, ये तो आ गया इसका वॉल स्ट्रीट का ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी पिछले जो है 12 महीनों की, टीटीएम से मुराद है ट्रेलिंग 12 मंथ्स है। तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, पिछले 12 महीनों की पी निकाली। और इस तरह अंडरस्टैंडिंग द पी रेशो, आपको पता है ये सारा पी क्या है भाई, प्राइस टू अर्निंग है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह आप मुझसे ज्यादा अच्छे समझदार हैं, अच्छी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। फॉरवर्ड पीई क्या होती है, जो फ्यूचर के मुतालिक कंसिडर करते हैं हम आने वाले साल में क्या होगी, और ट्रेलिंग पीई पिछले साल की पीई क्या होगी। यूजेस फ्यूचर अर्निंग गाइडेंस, और ट्रेलिंग जो है ये प्रीवियस पिछले साल की क्या होगी। ठीक हो गया। अब हम आगे देखते हैं वैल्यूएशन फ्रॉम पीई, ये एक अच्छा पॉइंट होता है। पीई हमें क्या बताती है, फर्ज करें कि अगर पीई 20 आ रही है तो इसका मतलब है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना वो $1 जो है, सपोज करें हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस स्टॉक मार्केट में, वो 100% रिकवर होने के लिए हमें 20 साल लग सकते हैं।
तो पीई की जो रेशो होती है उसको हम कह सकते हैं कि इतने साल हमें लग सकते हैं। मसलन अगर पीई रेशो 5 है तो इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने में एवरेज 5 साल लगेंगे, अगर 10 है तो 10 साल लगेंगे, अगर 7 है तो 7 साल लगेंगे। इस हिसाब से जो है इसको कंसिडर किया जाता है और फिर उसमें ये होता है कि उससे कम या ज़्यादा हो सकता है। मसलन आने वाले वक्त की इकोनॉमिक कंडीशन का किसी को पता नहीं होता कि 2 महीने बाद या 4 महीने बाद क्या हो सकता है। कोरोना आ सकता है, कोरोना जा सकता है। इसी तरह से हो सकता है अमेरिका आपको एफटीए दे दे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, चाइना जो है वो पाकिस्तान में आकर टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां लगा दे। तो ये जो होता है ये हालात बदलते रहते हैं और इस तरह से क्या होता है, तो कंपनीज जो होती हैं उसमें जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो एकदम से उनके शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकल जाती है तो उनके शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। तो फ़र्क सिर्फ ये होता है। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ-साथ किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी कामयाबी में। ठीक है? तो आप ये देखें कि अगर आप मेहनत से 20, 30 या 50% मुनाफ़ा कमा सकते हैं, अगर किस्मत आपका साथ दे दे, दोनों मिल जाएँ एक ही डायरेक्शन में, सुपरपोज़ हो जाएँ, तो ऐसी सुपर इम्पोज़ हो जाएँ इसको अगर आप कहें, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आप 500% भी कमा सकेंगे, 1000% भी मुनाफ़ा कमा सकेंगे। तो ये डिपेंड करता है। तो स्टॉक प्राइस सपोज़ कर लें यहाँ पे ये है, और डाइल्यूटेड ईपीएस जो है, डाइल्यूटेड से मुराद ये होता है कि हम इसमें फर्दर जो जितने भी होते हैं, ये आपने ईपीएस का पढ़ा था कि उसमें जो है फ्यूचर्स वगैरह को जब शामिल कर लिया जाता है तो वो डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाती है। तो जब इसमें डिवाइड करते हैं तो ये 18.92 पीई आती है। इससे मुराद ये है कि अगर इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 18 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट 100% रिकवर होगी। और इसी तरह से वो चलता जाता है प्रोसेस। आगे जो है इसी तरह स्टॉक प्राइस, ये दूसरी कंपनी। तो अब अगर इन 2 कंपनियों को हम लें तो इसमें 16.94 आ रही है पीई और इसमें आ रही है 18.92। तो जिसकी कम पीई होती है वो कंपनी अच्छी होती है। अगर इसके बाद तीसरी कंपनी हो जिसके 10 हो तो इसका मतलब वो इससे भी अच्छी होगी। तो पीई जितनी कम होगी, ये एक पॉइंट आपने नोट करना है, यानी पीई जितनी कम होगी उतनी कंपनी अच्छी होगी, एक फैक्टर है। बाकी 30 दूसरे फैक्टर अलहदा से देखने हैं। पीई में आपने देखना होता है कि मुनासिब कंपनी हो, बेहतरीन कंपनी हो, दोनों जो है, अगर 2 कंपनी के बाकी सारे फैक्टर एक ही जैसे हैं लेकिन पीई जिस कंपनी का कम है, तो आप उस कंपनी को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके बाद इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन के हवाले से आप चलते हैं, ठीक है। पीई वीज़ अर्निंग यील्ड, यानी अर्निंग यील्ड क्या होती है? अगर आप पीई को इन्वर्स कर लें, यानी अर्निंग ऊपर ले लें और प्राइस नीचे ले लें, तो ये जो आता है इसको हम अर्निंग यील्ड कहते हैं कि 1 साल में कितनी अर्निंग जो है वो कितने परसेंट अर्निंग हो सकती है। तो जैसे इसने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल $10 मुनाफ़ा था, ठीक है? और प्राइस उस हिसाब से ली तो ये इसका परसेंटेज निकाले इसने। स्टॉक ए इज़ ट्रेडिंग एट प्राइस $10 है और ईपीएस जो है उसकी 50 सेंट है। तो 50 को जब डिवाइड किया, पीई तो इसकी ये निकलेगी, लेकिन जब यील्ड निकालनी है तो फिर 50 सेंट को डिवाइड किया डॉलर पे तो वो उसकी यील्ड निकलेगी। यील्ड मिकदार को कहते हैं या परसेंटेज भी आप कह सकते हैं। तो सालाना इतनी मिकदार में ये जो अर्निंग कर रहा है, ठीक है? तो यील्ड से मुराद आप मिकदार ले सकते हैं। पीई वीज़ पैग रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो, ये दोनों जो है डिफरेंट होते हैं। पीई रेशो का आपको पता है कि प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करके निकाला जाता है, लेकिन जब पीई को ग्रोथ रेट से डिवाइड करके निकाला जाए, यानी प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशो, तो फिर जो हमारे पास आती है पैग रेशो। और बहुत सी कंपनीज जो होती हैं उनकी ग्रोथ रेट जो निकालना होता है उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। पैग रेशो बहुत अहम होती है, जैसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहते हैं ना,
कि वेलोसिटी जितनी तेजी से चेंज हो रही है वो एक्सेलरेशन है, तो ये एक तरह का एक्सेलरेशन होता है। अगर किसी ने फिजिक्स वगैरह पढ़ी है तो उसको अंदाजा होगा कि रेट ऑफ चेंज जो आ जाता है वो रेट ऑफ चेंज हमें बताता है। मसलन एक में जो चेंज आ रहा है वो 5 है, दूसरे में 7 है, तीसरे में 9 है, तो ये जो रेट ऑफ चेंज है ये 2 का आ रहा होगा, तो एक्सेलरेशन इसी तरह से वो बन जाएगा। तो जहां पर भी ये रेट ऑफ चेंज की तरह की बात है कि प्राइस टू अर्निंग को जब आप ग्रोथ रेट से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास पैग रेशियो आ जाती है, और पैग रेशियो कंपनीज की निकालना बहुत अहम होता है और ये काफी हेल्पफुल होता है। एब्सोल्यूट वी इज रिलेटिव पी, जो एनालिस्ट में आल्सो कि आप पी जो रिलेटिव पी रेशियो की एब्सोल्यूट क्या है जी, आप इसमें न ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज यूजुअली द करंट स्टॉक प्राइस एंड द डिनोमिनेटर में भी ट्रेलिंग, यानी कि एब्सोल्यूट ये है कि इस वक्त की स्टॉक प्राइस को जो आप पिछले साल का प्रॉफिट है उसके साथ निकालते हैं तो एब्सोल्यूट होगा, ठीक है। और इसी तरह से द एस्टिमेटेड ईपीएस फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स जो है वो फॉरवर्ड पी, तो इसी तरह से अ मिक्स ऑफ ट्रेलिंग ईपीएस ऑफ द लास्ट 2 क्वार्टर्स एंड द फॉरवर्ड पी ऑफ नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, तो ये आ गया हमारे पास। अब गौर करें, इसमें दो चीजें मिक्सअप हो गई। अब देखें एस्टिमेटेड ईपीएस फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, यानी 12 महीनों की अगर आप लेते हैं एस्टिमेटेड, तो वो फॉरवर्ड पी निकालता है। लेकिन अगर यहाँ पर उसने कहा है कि ये जो मिक्स है, आप क्वार्टर होते हैं ना, ये हर एक क्वार्टर जो है फॉर एग्जांपल 4 महीनों का हुआ, तो 8 महीने आपने जो है लास्ट ले लिया और 4 आगे फॉरवर्ड ले लिए, ठीक है। तो इनको जो है आपने जब निकाला, ठीक है, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट पी आ गई। अब जब आप इसमें फर्क कर रहे होते हैं एब्सोल्यूट पी फ्रॉम रिलेटिव पी, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर द एब्सोल्यूट पी रिप्रेजेंट overall relative P, compare the current absolute P to the benchmark of range passed over a relevant time period such as आप इसमें लास्ट 10 ईयर के, पिछले 10 ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, इसी तरह से 5 साल के लिए कर सकते हैं, 2 साल से कंपेयर कर सकते हैं, तो वो रिलेटिव यानी उसके साथ रिलेशन के साथ आ जाता है। लिमिटेशंस आपको पता है कि इसमें कंपनीज क्या कर सकती है, कंपनीज दैट आर नॉट प्रॉफिटेबल, जो कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं है उनकी हम पीई रेशो निकाल नहीं सकती है। जिसकी अर्निंग नहीं होती उसकी नो अर्निंग है तो लिहाजा उसकी भी नहीं निकल सकती, और तीसरी की अर्निंग को मैनिपुलेट कर सकती हैं कंपनीज, और या नेगेटिव हो गई है या जीरो है तो ऐसी सूरत में पीई रेशो नहीं निकाल सकते। ठीक हो गया। इसके बाद डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। इज इट बेटर टू हैव अ हायर और लोअर पी, हमें पता है कि लोअर पी होगी तो अच्छी बात है। व्हाट डज पी रेशियो 15 मीन, के इसका मतलब जो 15 सालों में जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें वापस मिल जाएगी कंपनी के अंदर। इसी के बाद अगर हम देखते हैं प्राइस टू बुक रेशियो, व्हाट इज प्राइस टू बुक रेशियो? बुक रेशियो आपको पता है बुक वैल्यू होती है पीबी, प्राइस, करंट प्राइस और बुक वैल्यू, इन दोनों की जो रेशियो होती है उसको प्राइस टू बुक रेशियो कहा जाता है। जैसे फर्ज करें आपको पता है कि प्राइस मार्केट के अंदर जो शेयर की होती है, आप इस बात को जहन में रखें कि स्टॉक मार्केट एक बोली वाली मार्केट है, इसको ऑक्शन मार्केट कहते हैं। इसके अंदर जो शेयर की प्राइसेस होती हैं वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बढ़ती और कम होती रहती हैं। बुक वैल्यू जो होती है वो जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसके शेयर की एक बुक वैल्यू होती है। फर्ज कर लेते हैं 10 रुपए बुक वैल्यू है शेयर की, उसकी इक्विटी के हिसाब से होती है, फर्ज कर लेते हैं। अब ये 10 रुपए का असल में जो शेयर है मार्केट में कंपनी में जब आता है तो इसकी डिमांड अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये 40 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 90 का हो सकता है, 100 का हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, असल में तो ये 10 रुपए का था लेकिन बोली लगाने वाला इसकी, मसलन मैं बोली लगाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 30 का भी बारे में, दूसरा बंदा कहता है भाई मैं 50 का भी ले लूँ तो मुझे बारे में, तीसरा बंदा कहता है मैं 80 रुपए देता हूँ मुझे दे दो,
चौथा कहता है भाई 110 देता हूँ, मुझे दे दो। तो क्या है कि ये बोली लगा रहे हैं, असल में तो 10 रुपए का शेयर है, लेकिन मैं भी बोली लगा रहा हूँ, आप भी बोली लगा रहे हैं, तीसरा चौथा पांचवा हर बंदा बोली लगा रहा है। जो सबसे ज्यादा बोली देगा ये शेयर उसका हो जाएगा। तो इसलिए स्टॉक मार्केट को ऑक्शन मार्केट कहा जाता है, बोली वाली मार्केट। अब असल में 10 रुपए का शेयर है, लेकिन बोली पे उसका क्या हुआ है कि वो कीमत बढ़ती जा रही है क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। ठीक हो गया। तो ये जो प्राइस है ये बोली वाली प्राइस है, असल प्राइस नहीं है। बुक वैल्यू जो होती है वो उसकी इक्विटी के हिसाब से, रिलेटिव टू इक्विटी उसकी वैल्यू होती है। तो प्राइस और बुक वैल्यू ये आप देखते हैं कि इनमें कितना फर्क है। अगर ये फर्क जितना कम हो उतना ही ये अच्छी कंपनी हो सकती है, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करना उतना आपके लिए सिक्योर है। फर्ज करें 10 रुपए का शेयर है, बुक वैल्यू 10 रुपए है और प्राइस उसकी जो है 100 रुपए है। तो इसमें फर्क जो आ गया, 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन अगर प्राइस 20 रुपए हो और बुक वैल्यू 10 रुपए हो तो फर्क 2 आ जाएगा। तो पीबी जितनी कम होगी उतना ही हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा सिक्योर है। असल में ये होता है, मसलन जब प्राइस 200 हो जाए और अब बुक वैल्यू 10 रुपए है, 200 को जब 10 पे डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी 20 आ जाएगी ना। तो जितनी पीबी ज्यादा होगी उतना रिस्क ज्यादा है, क्योंकि असल में तो 10 रुपए का शेयर था। बुक वैल्यू से मुराद ये है कि शेयर की असल कीमत। और मसलन आज कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाती है तो ये इतने का आपको पैसे वापस मिलेंगे, जो बुक वैल्यू के हिसाब से पैसे वही मिलेंगे, मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमेशा इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म होते हैं उनकी कोशिश होती है कि बुक वैल्यू के आसपास जो है जिसमें पीबी लो हो ऐसी कंपनी के शेयर खरीदे जाए। दोबारा बताता हूँ, जो बुक वैल्यू होती है वो समझ ले असल कीमत कहलाती है इक्विटी के हिसाब से शेयर की। और प्राइस जो मार्केट के अंदर है, स्टॉक मार्केट के अंदर है, वो बोली वाली कीमत होती है। मैं आप या बाकी लोग जो बोली लगाते हैं वो मसलन 10 रुपए का शेयर बोली में 500 का भी बिक सकता है, 1000 का भी बिक सकता है। तो ये पीबी जो है इन दोनों का फर्क बताती है कि प्राइस बोली में अगर 500 है और असल में 10 रुपए है तो वो कितना फर्क आ जाएगा, 50 का आ जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जितनी पीबी कम होगी उतना रिस्क कम होगा, और जितनी पीबी हाई होगी, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो हाई होगी, उतना रिस्क ज्यादा होगा। इस बात को लिख ले, समझ ले। पीबी कम होनी चाहिए ताकि रिस्क फैक्टर कम हो। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके शेयर की डिमांड कभी कम ही नहीं होती, बढ़ रही होती है और पब्लिक उसकी डिमांड को कम होने नहीं देती। तो ऐसी कंपनीज में फिर हम और फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं। वो फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वैल्यू ग्रोथ के हिसाब से हम देखते हैं तो वो आगे चलता है। What is price to book value? Companies are, ये आपको पता है, use price to book ratio to compare firms market capitalization to book value। ये आगे आप पढ़ लें, ये बुक वैल्यू जैसे मैंने बताया कि हर कंपनी की उस हिसाब से होती है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो मेजर द मार्केट वैल्यूएशन ऑफ कंपनी रिलेटिव टू इस बुक वैल्यू, और इसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज टिपिकली हायर देन द बुक वैल्यू ऑफ कंपनी। डेफिनेटली वो हायर होगी। पीबी रेशियो इज यूज्ड बाय वैल्यू इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, इसमें कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और वो कितना जो है। अब पीबी रेशियो अंडर 1 आर टिपिकली कंसिडर्ड सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स। अगर 1 है या मसलन प्राइस भी 10 है और बुक वैल्यू भी 10 है तो इसका मतलब है कि ये अच्छा है। लेकिन अगर इससे भी कम हो, प्राइस 5 हो, बुक वैल्यू 10 हो फॉर एग्जांपल, तो ऐसी सूरत में तो ये बहुत ही अच्छा है। तो 1 या 1 से कम जो पीबी होती है उसको सॉलिड इन्वेस्टमेंट यानी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है। तो इस बात को ज़हन में रखें, जितनी पीबी हाई होगी उतनी हमारी इन्वेस्टमेंट रिस्की होगी। तो पीबी का बहुत बड़ा रोल है, इस बात को आपने समझना है। फार्मूला एंड कैलकुलेशन ऑफ पीबी, ये आपको पता है, आपने प्राइस जो जो मार्केट प्राइस है उसको बुक वैल्यू पे डिवाइड करना, और बुक वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है उसमें से आपको मिल जाएगी। ठीक है।
आगे चलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह भी आपको इंशाल्लाह उस पर एक दिन बनाते हैं वीडियो, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए बाकी सारी चीज़ों को। देखिए, आप रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखते जाएँगे तो एक दिन बहुत कुछ सीख ही जाएँगे, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी, सीखते रहना है, कोशिश करते रहना है। आप एक फ़ील्ड पे चल पड़े हैं तो इंशाल्लाह आगे भी मामलात बेहतर हो जाएँगे। पीबी रेशियो एंड पब्लिक कंपनीज़ जो है ये उस हिसाब से अंडर वैल्यू क्या है? आप देखें कि इट इज़ डिफिकल्ट स्पेसिफिक न्यूमेरिक वैल्यू प्राइस टू बुक रेशियो व्हेन determining if stock is undervalued, and therefore a good PB ratio of one industry might be poor ratio for another. एक सेक्टर की दूसरे के साथ आपने कंपेयर नहीं करनी। और अंडर वैल्यू पीबी से हमें पता कैसे चलता है कि अंडर वैल्यू, अब जैसे एक से कम जब होगा पीबी तो अंडर वैल्यू ही है ना। मसलन असल में 10 रुपए का शेयर है, मार्केट प्राइस 8 है, तो ये 0.8 आ जाएगी ना, तो अंडर वैल्यू मिल रहा है। ओवर वैल्यू क्या होगा कि असल 10 रुपए का है और मार्केट में बिक रहा है 20 का, तो वो 2 जब आ जाएगी तो वो ओवर वैल्यू हो जाएगी। तो अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू जो है इसको डिटरमाइन करने के लिए इसको करते हैं। और आगे भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो इसके साथ साथ कंसिडर किए जाते हैं। इक्विटी मार्केट वैल्यू वी बुक वैल्यू, तो उस हिसाब से आप निकालते हैं इक्विटी मार्केट और बुक वैल्यू। जो कंपनी की इक्विटी है उस हिसाब से आप इसको कंसिडर करते हैं। आगे चलते जाते हैं, एग्जांपल्स ऑफ, जैसे मैंने बताया कि मार्केट प्राइस जो है कंपनी की ओवरऑल कैपिटलाइजेशन आप देखते हैं और उसके साथ लायबिलिटीज ये आ गई। अब देखिए, बुक वैल्यू ऑफ कंपनी वुड बी कैलकुलेटेड सिंपली 25 मिलियन। क्यों? क्योंकि ये जो है उसकी कैपिटलाइज़ेशन और उसकी लायबिलिटीज़ को जब निकाला तो 25 जो है इस वक़्त उसकी आ गई ये बुक वैल्यू। और उस हिसाब से आपने देखा, इफ देयर आर 10 मिलियन ईच शेयर वुड रिप्रेजेंट, उस हिसाब से वो निकालते जाते हैं। क्या किया है कि टोटल कैपिटलाइज़ेशन जो कंपनी की है वो 100 है मिलियन, और उसमें से 75 मिलियन लायबिलिटीज़ हैं। उनको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई है वो उसकी इक्विटी आई है हमारे पास, और उस हिसाब से हमने उसकी बुक वैल्यू निकाली है, नंबर ऑफ शेयर से उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है? डिफरेंस बिटवीन पीबी रेशियो एंड प्राइस टू टेंजिबल बुक रेशियो, ये आप इसी तरह से कुछ चीज़ें आगे पढ़ते जाएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता आपको समझ आती जाएगी। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में प्राइस टू बुक रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइस टू बुक रेशियो इम्पोर्टेंट क्यों है? अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू जानने के लिए। व्हाट इज़ गुड प्राइस टू, जो 1 या 1 से कम हो वो अच्छी होती है जी। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो, ये अहम पॉइंट है। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो को अगर हम ग्रोथ के साथ करते हैं तो ये उसका रेट ऑफ चेंज आ जाता है, और इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो कंपनी जो है वो कितनी जो है वो पैग रेशियो की, मसलन एक कंपनी उसकी पैग 2 है, दूसरी है उसकी पैग 3 है, चौथी है उसकी पैग 4 है, तो जिसकी पैग ज़्यादा होगी, पैग रेशियो जिसकी ज़्यादा होगी वो उतनी अच्छी होगी। ठीक है? क्योंकि वो उतनी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है? और व्हाट डज़ द प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, ये हम कर चुके हैं। एग्जांपल हाउ टू यूज़ पैग रेशियो, ठीक हो गया। अर्निंग पर शेयर जो है और ईपीएस दिस ईयर और ईपीएस लास्ट ईयर, उस हिसाब से हम दोनों को डिवाइड करके तो निकालेंगे, इनका डिफरेंस आ जाएगा। और फिर कंपनी बी है, अब पीई इसकी निकाली आपने, ठीक है। अर्निंग ग्रोथ रेट जो है आपने निकाला, तो ये हमारे पास आ गया -1। आपने किया इसको पीई किया, पीई करने के बाद आपने -1, तो ये 20% है। पैग रेशियो 22, ये पीई जो है ये 22 आई है, और ये डिवाइडेड बाय 20, तो ये 1.1 पैग इसका निकला। ठीक है? और इसी तरह से जब हम कंपनी 2 का पैग निकालते हैं तो ये हमारे पास निकला है 0.6। तो जो ज़्यादा पैग है वो उतनी अच्छी कंपनी। ठीक है? तो मैनी इन्वेस्टर मे लुक एट कंपनी ए एंड फाइंड इट मोर अट्रैक्टिव। मैंने बताया पैग जब ज़्यादा होगा तो तब कंपनी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज जो है उसका ज़्यादा आ रहा है। जैसे एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होता है उतना ही जो है वो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो आखिर में हम ये जो अली अकबर रियल मेंटर साहब हैं इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ये लेक्चर कंपाइल करके इसको एक्सप्लेन किया।
आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आपने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ लेसन। मुझे पता है बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे लेक्चर एक तरतीब में नहीं आ रहे, कभी आप 20वां दे देते, कभी 22वां, कभी पहला दे देते हैं। तो बात ये है कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें तरतीब में नहीं होती, तो बहुत सी चीज़ें इतनी आसान नहीं होनी चाहिए कि आपको जो है वो आसान चीज़ों की आदत पड़ जाए। दूसरी बात ये कि इसमें ऑलमोस्ट जितने भी लेक्चर्स हैं ना, ये सारे हर एक लेक्चर की इंडिविजुअल एक वैल्यू है और ये मतलब आप समझ लें कि हमने हर चीज़ को कवर करना है और हर चीज़ ही डिफरेंट है, यानी एक के साथ दूसरी डिफरेंट चीज़ है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आप ये ना समझें कि मसलन इनका आपस में कोई बहुत बड़ा रिलेशन है, ऐसे नहीं है कि स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, ऐसे कोई चक्कर नहीं है। असल में ये 30 फैक्टर है और 30 में से हर एक की अलग-अलग और हर एक की हमें अलग-अलग समझना है, ठीक है? तो इसी तरह से चलते जाएँ, परेशान ना हों, इंशाअल्लाह ताला देखें ये एक दुनिया का अलग से फ़ील्ड है, अलग से एक एजुकेशन है, एक अलग से नॉलेज है। तो ये वक़्त तो लगेगा ना दिमाग को इस तरफ लाने में, माइंड सेट को चेंज करने में, थोड़ा टाइम लगेगा। परेशान ना हों, आपने इस डायरेक्शन में कदम रख दिया है, सीखना शुरू कर दिया है, कुछ आहिस्ता-आहिस्ता समझ आएगी। 2 से 3 महीने लगेंगे आपको, उसके बाद फिर आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो पहले 2-3 महीने आपको मुश्किल लगेंगे, बोरिंग लगेंगे, टेंशन होगी। फिर आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा जब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आपको थोड़ी-सी ज़्यादा समझ आ जाएगी तो फिर आप पछताना शुरू कर देंगे कि मैंने देर से क्यों इसको समझा। जब आपके अंदर पछतावा आने लग पड़े ना तो तब आपने समझना है कि आपको स्टॉक मार्केट की समझ आना शुरू हो गई है। जब आप पछताओ कि मुझे ये देर से क्यों पता चला, मैं इसको बहुत पहले क्यों नहीं समझ पाया और मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना वक़्त ज़ाया क्यों कर दिया। लेकिन अगर आप पछताते नहीं हो ना, आपके दिल में ये पछतावा नहीं आता, तो इस बात को ज़हन में रखें आप स्टॉक मार्केट को समझ ही नहीं पाए। अगर आपके दिल में पछतावा आए कि मैंने देर से क्यों समझा, मुझे देर से क्यों पता चला, तो इसका मतलब है आपको समझ आ रही है, आप राइट डायरेक्शन में। ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला ज़हन में रखना है, सीखते रहें, परेशान नहीं होना। अगर आज मैं आप चाहूँ तो आपको एक लिस्ट दे दूँगा और आज आप क शेयर खरीद लें, कोई मसला नहीं है। ये लिस्ट मैं आपको एंड पे भी दे सकता हूँ, अभी भी दे सकता हूँ। लेकिन हमारे साथ रहते हुए मैं ये चाहूँगा कि आप सीखें, लिस्ट हम जब फाइनल करें, तो आप मुझे ये बताएँ कि सर यहाँ पर आपने गलती की है, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही किया है। इस बात से मैं आपकी मुत्फ़िक हूँ, इस बात से मुझे समझ नहीं आई और ये आपने कंपनी चूज़ की है तो क्यों की है? मेरे हिसाब से तो ये सूटेबल कंपनी नहीं है, आपने इसको क्यों किया है? तो ये जो क्यों का सवाल है, ये आप मुझसे पूछें और मैं जानबूझ के कोई गलत कंपनियाँ चूज़ करूँ, तो फिर आप मुझे बताएँ कि सर ये कंपनी तो मेरे ख़्याल में ठीक नहीं है। ये कंपनी मेरे ख़्याल में अच्छी है। जब आप ये कहेंगे तो मुझे फिर खुशी होगी और उसके बाद फिर आपको अप्रूवल मिलेगा कि आप अब इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में ₹1 लगाओगे, तो उससे आप हज़ार कमाओगे। 1000 लगाओगे तो लाख कमाओगे, लाख लगाओगे तो 1 करोड़ कमाओगे। इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होगे, अगर सीख कर, समझ कर करोगे। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। अगर अभी तक आपने हमारा ग्रुप जॉइन नहीं किया, तो आपने गलत किया है। आपको चाहिए कि हमारा ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लें। 1000 मंथली चार्ज करते हैं हम, कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं ले रहे। ये भी सिर्फ़ कि आप सीरियस होकर सीख सकें और अगर आप ऑलरेडी ग्रुप में हैं, तो फिर आपका इख़्लाक़ी फ़र्ज़ है कि 5 कमेंट आपने इस यूट्यूब वीडियो के नीचे करने हैं और इसको आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। लाइक करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।